हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है ना वो लेक्चर क्या है 2 है। लेक्चर 1 में मैं पहले बात कर चुका हूँ। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, और हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। ये लगभग 40 मिनट का एक लेक्चर है। तो सबसे पहले 40 मिनट का लेक्चर है, अगर आप लोग वो देखे नहीं है तो वो 40 मिनट का लेक्चर सबसे पहले आप देखिए, तब आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या होगा क्लियर होगा। तो सबसे पहले इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि मैं और जो हिंदी बेल्ट के छात्र हैं, एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट है वो सब इंग्लिश में अवेलेबल है। वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पे ये हिंदी में एक अच्छा कंटेंट लाने का मैं ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मैं पहले एक चैप्टर 1 मतलब कि लेके आ चुका हूँ, तो आप लोग उसको देखिए और फिर चैप्टर 2 पे आए। डायरेक्टली अगर आप लेक्चर 2 पे आइएगा तो डायरेक्टली लेक्चर 2 आपको समझ में उतना नहीं आएगा, इसलिए लेक्चर 1 सबसे पहले देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग लेक्चर 2 क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए, तो सबसे पहला जो हमारा इस टॉपिक होगा, रासायनिक परिवर्तन को कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे कि, तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा था तो हम लोगों ने देखा था कि ये बना रहा था जिंक सल्फेट ZnSO4 सॉरी, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था। तो ये जो था इसको अभिकारक हम बोल रहे थे और इसको क्या बोल रहे थे, उत्पाद बोल रहे थे। तो इसमें हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं, उसके चिन्ह से लिखते हैं। और एक हम लोग शब्द समीकरण बनाते हैं, उसमें डायरेक्टली जिंक का नाम हम लोग सिंबल नहीं लिखते हैं, जिंक लिख देते हैं। H2SO4 हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्टली अम्ल लिख देते हैं। और जो बनता है उसका नाम भी डायरेक्टली, यानी कि दो तरह का यहाँ पे होगा समीकरण। एक होगा शब्द समीकरण, एक क्या होगा, शब्द समीकरण, जिसमें सारा चीज़ क्या होगा, शब्द के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ठीक है। और एक रासायनिक समीकरण जब कहेगा तो आपको सीधा सिंबल के फॉर्म में लिख देना, उसके प्रतीक के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। और ये प्रतीक के फॉर्म में ही लिखना आपको आना चाहिए, सॉरी। तो ये हम लोग देखें कि रासायनिक परिवर्तन को कैसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं विद द हेल्प ऑफ शब्द के साथ या फिर हम लोग सिंबल के साथ। जनरली हम लोग उसको सिंबल के साथ क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फर्दर हम लोग अगर आगे चलें तो आगे अब हम लोग इसके बाद के देखेंगे टॉपिक में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण देखिए, सबसे पहले जो अभी हम बताएं उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। आप देखिए, समझिएगा, हम एक एक बात को समझाते चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, ठीक है। यानी कि रासायनिक जो अभिक्रिया है वो कैसे निरूपित की जाती है, रासायनिक समीकरण द्वारा। अभी हम देखे थे रासायनिक तत्वों के जब प्रतीक के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सूत्र के अवस्था में लिखते हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे थे, रासायनिक समीकरण बोल रहे थे। उसी को हम क्या बोल रहे थे, रासायनिक समीकरण बोल रहे थे। देखिए यहाँ पे जब प्रतीक के फॉर्म में लिख रहे थे तो उसको क्या बोल रहे थे, रासायनिक समीकरण बोल रहे थे। तो यही आपको क्या करना, याद रखना है। तो देखिए, तो रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण हम लोग किसको बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर लिखा जाता है। तो ये हम लोग आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, कि ये ताप दाब को कैसे लिखते हैं। ये हम लोग आज ही के लेक्चर में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में या एक दो स्लाइड के बाद बात करेंगे। आप देखिए हो क्या रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करते हैं। आप पूछेगा कि सर आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, तो आप मान लीजिए किसी को 5 केजी आप सामान दीजिएगा तो वापस भी 5 ही केजी लीजिएगा। मान लीजिए इधर 5 केजी है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 5 केजी। अब ऐसा थोड़ी ना कि 1 केजी यार दोस्त समझ के छोड़ दीजिएगा, लेकिन हमेशा तो आप नहीं छोड़िएगा।
तो मास जो होता है ना, मास का मतलब भार, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान का भार ये इधर अभिकारक में जितना आप मास लिए थे उतना ही उत्पाद में आपको मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग उसको असंतुलित करते हैं, उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और भार के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, परमाणु भार के बारे में क्लास 9 में। तो वहाँ का कंसेप्ट यहाँ पे भार नहीं निकालना है, यहाँ पे बस जैसे कि देखिए, आप बराबर करने का मतलब क्या, मान लो इधर 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी 2 मैग्नीशियम होगा, तो जाहिर सी बात है भार बराबर हो जाएगा। एक मैग्नीशियम का भार 24 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 12, तो 9th में पढ़े कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि एक मैग्नीशियम का भार क्या होगा, 24 AMU, एटॉमिक मास यूनिट वहाँ पे पढ़े होंगे। तो इधर 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, तो इधर भी 2 मैग्नीशियम कर दिए तो इधर भी 48 हो गया। तो बस यही आपको करना है, यानी कि अभिकारक के साथ में जितना तत्व होगा उसका काउंटिंग उतना ही क्या होना चाहिए, उत्पाद के साथ में भी होना चाहिए। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं उसका सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि संतुलित क्यों करते हैं। तो आइए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या होता है, फॉलो होता है। तो ना तो हम द्रव्यमान का क्या करते हैं, ना तो निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, ना विनाश कर सकते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, दोनों साइड बराबर रखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है, वो सिर्फ क्या करता है, एक अवस्था से दूसरा अवस्था में क्या होता है, उसका परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक उसके पश्चात उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए। यानी कि सिर्फ हम लोग इसमें क्या करते हैं, उसके अवस्था में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। उसके मतलब कि उसके मतलब पहले वो किसी और के साथ कॉम्बिनेशन था तो वो किसी और के साथ कंबाइन कर लेगा, लेकिन काउंटिंग में क्या होगा, सेम ही होगा। तो ना तो हम द्रव्यमान में क्या होता है, ना भी हम ना तो उसका निर्माण कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं, खाली सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो आइए हम लोग इसमें अब देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो समझिए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे समझिए कि उसमें हम लोग ये हीट एंड ट्रायल मेथड बताएंगे, बुक वाला मेथड आप खुद से देखिएगा, हम अपना एक मेथड आपको बताते हैं कि आपको कैसे इसको बैलेंस करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला जो हम लोग सीखेंगे, पहला जो हमारा वो होगा काउंटिंग, यानी कि तत्व को गिनना। इसका हिंदी डायरेक्ट हम लिखते हैं तत्व को गिनना। तत्व को हम लोग गिनेंगे कैसे, ठीक है, जैसे कि mg लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या है, mg कितना है 1, यहाँ पे 2 mg लिखा हुआ है तो mg कितना है 2, यहाँ पे 5 mg लिखा हुआ है तो mg कितना है 5। अब दूसरा बात देखिए, मान लो कहीं पे O2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक्चुअली है कितना 2, अब ऑक्सीजन कितना है, तो अब है 4, यानी कि यहाँ और यहाँ तुमको खुद से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका नथिंग था तो क्या था 1, है ना, यहाँ पे क्या था 1, यानी किसी के फुट में जैसे O2 लिखा हुआ है तो ये 2 तो खुद ही है, एक मॉलिक्यूल में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और वापस इसमें आप 2 लगा दिए तो 2 2 से आपको कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। ये बात ध्यान देनी है, ये बात क्या करनी है, ध्यान देनी है, नहीं तो आपको एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप दूसरा बात समझिए, दूसरा बात आपको ये समझना, पहले मैं इसको हटाता हूँ। दूसरा बात आपको ये समझना है दोस्तों, देखिए कोई भी तत्व का आप फॉर्मेशन कीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कीजिए तो एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होता है +3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है -2। जब ये दो रिएक्ट करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और क्या बना लेगा Al2O3। ये सब आप 9वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये 2 जो यहाँ पे आ रहा है और ये जो 3 ये यहाँ पे आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, तो ये आ रहा है संयोजकता की वजह से। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लो कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है Al2O3, अब यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे एल्युमिनियम दोस्तों 2 है, लेकिन एल्युमिनियम मान लो आपको 4 चाहिए था, तो कोई बच्चा बड़ा तेज़ निकलेगा और कर देगा कि मान लो कि वो कहेगा कि अच्छा 4 हमको चाहिए तो लो 4 कर देते हैं, तो वो 4 ऐसे भी तो कर सकता है Al4O3, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो इसके फुट में जो भी चेंज आ रहा है, यानी कि इसके जो बगल में जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पे जो चेंजेज आ रहा है, ठीक है, नीचे में, यानी कि कोई ए लिखा हुआ और यहाँ पे जो चेंज आ रहा है नंबर,
वो संयोजकता की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। हम इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ कोई भी एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल लिखा हुआ रहे तो उसके बगल में सिर्फ चेंज कर सकते हैं, नीचे में चेंज नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, हम नीचे में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो काउंटिंग कैसे होगा? तो काउंटिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से देखिए, आप कुछ काउंटिंग करना सीखिए। काउंटिंग करना का मतलब जैसे ही कहीं पे लिखा हुआ है Al2O3 और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो एल्युमिनियम कितना हुआ? तो एल्युमिनियम जो हो गया दोस्त, ये 5 और ये 2, तो 5 × 10, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या हो गया? तो ऑक्सीजन यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, ये 15 हो गया, यानी कि मैथ वाला रूल हो गया। अब मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है Al2SO4 3, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो यहाँ 5 लिख दी, तो एल्युमिनियम कितना होगा बताइए? तो आपने बता चुका होगा 10, ठीक है। अब सल्फ़र कितना होगा? तो सल्फ़र भी आप बता चुके होंगे 15, 5 यहाँ पे और 3 इसके बाहर है। लेकिन ऑक्सीजन पे कोई बच्चा का 15 भी आ रहा होगा और ऑक्सीजन पे कोई बच्चा का 60 भी आ रहा होगा, तो एक्चुअल में सही 60 है। कैसे? तो देखिए, पहले तो ये ब्रैकेट क्या आ गया, तो 4 3 × 12 तो यही हो गया, और 12 × 5 तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसको 15 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि सल्फ़र के आगे 1 था, तो 1 × 3 3 यहाँ पे हुआ और 3 × 5, ठीक है। तो फिर से आप देखिए इसका, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे के चल के। तो देखिए फिर से मैं इसको बताता हूँ। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास है Al2O3 पे हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं Al2SO4 3। तो देखिए, ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाइड है और 3 इसमें भी मल्टीप्लाइड है, तो अभी S कितना है? तो 3, और O कितना है? 12 ऑलरेडी, है ना। लेकिन यही क्वेश्चन में जब मैं ऐसा लिख दूं, Al2SO4 और यहाँ पे मान लो 5 लिख दूं, तो अब सल्फ़र कितना हो गया? तो यहाँ 1 और ये 3, ये तो ऑलरेडी 5 दे रहा है, और 5 × 5 के 3 दे रहा है, और 3 × 5 क्या हो गया? 5 3 = 15। और ऑक्सीजन कितना है? तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 3 = 12, 5 = 60। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं एक क्वेश्चन फिर से देता हूँ, सब लोग बताइए कि क्या होगा। ये जो है क्वेश्चन, वो सब लोग निकाल के दिखाएगा कॉपी पे। तो ये होगा NO3 तो इसमें एल्युमिनियम बताइए कितना है, नाइट्रोजन बताइए कितना है, और ऑक्सीजन बताइए कितना है, ठीक है। तो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि एल्युमिनियम अभी आपका 3 आया होगा, नाइट्रोजन भी 3 आया होगा, और ऑक्सीजन क्या हुआ होगा? 9 आया होगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन बनाइए, सेम ही क्वेश्चन है। 4AlNO3 अब स्टूडेंट्स बताइए क्या होगा। तो एल्युमिनियम कितना आया बताइए, नाइट्रोजन कितना आया बताइए, ऑक्सीजन कितना आया बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एल्युमिनियम आप लोगों का 12 आया होगा, नाइट्रोजन आप लोगों का कितना आया होगा? नाइट्रोजन भी 12 आया होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा? 36। हुआ क्या? तो देखिए, यहाँ एक मॉलिक्यूल था, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 में देखिए कितना से मल्टीप्लाई हो गया? 4 में। 3 में कितना से मल्टीप्लाई हो गया? 4 में। और 9 में कितना से मल्टीप्लाई हो गया? 4 से। तो बस ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा रूल समझिए बैलेंस करने का। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है 10 ईयर का, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे बैलेंस करते हैं। अब देखिए, कहीं पे भी जो भी एलिमेंट अकेले में होगा, अकेले का मतलब मान लो कहीं पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, कहीं पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको मान लो 10 बनाना, तो यहाँ 5 लिख देंगे। मान लो 15 बनाना है, तो यहाँ 15/2 लिख देंगे। ये बहुत आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो जो एलिमेंट अकेले होगा
उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बैलेंसिंग का। तो सबसे पहला जो हम जितना अभी तक पढ़े हैं उसी को बैलेंस करते हैं। तो पहला मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्त, Mg को ऑक्सीजन में साथ क्या करा रहे थे, रिएक्ट करा रहे थे MgO2। तो क्या बनाया था, MgO। तो देखिए यहाँ पे सब अकेले ही है, अकेले का मतलब मैग्नीशियम भी क्या है, सिंगल है, और ऑक्सीजन भी क्या है, सिंगल है। तो पहले आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है ऑलरेडी। तो अब इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना, 1। तो अब यहाँ पे यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ जब मैंने 2 लिखा, तो यहाँ जब मैंने 2 लिखा, ओहो सॉरी, वेट 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे जब मैंने 2 लिखा तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन 2 लिखने की वजह से मैग्नीशियम को भी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो हर एक बार जब भी यहाँ कोई नंबर लिखेंगे तो यहाँ के वजह से जो जो चेंजेज होगा, तो मैग्नीशियम तो इधर 2 था, तो इधर तो हम ऑक्सीजन इधर 2 था, तो 2 बना, ऑक्सीजन को 2 तो बनाए, लेकिन मैग्नीशियम को भी 2 होना चाहिए था। तो मैग्नीशियम हमारा इधर चेंज हो गया, पहले मैग्नीशियम 1 था, मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। तो मैग्नीशियम को फिर वापस इधर वेरीफाई करेंगे, तो इधर भी मैग्नीशियम को क्या बना देंगे, 2। तो हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, यानी कि हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या था, 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। ठीक है, वंस अगेन वी विल सा द सेम इक्वेशन। लुक, व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन, सॉरी, जब मैग्नीशियम, हिंदी में ही बोलते हैं, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बन रहा था, MgO। तो यहाँ पे पहले किसी को भी हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम भी अकेले है और ऑक्सीजन भी अकेले है। तो हम देखें कि मैग्नीशियम दोनों तरफ 1-1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इधर 1 ऑक्सीजन है। तो हम इधर ऑक्सीजन को क्या बनाते हैं, 2। तो हम यहाँ तो 2 लिख नहीं सकते, यहाँ 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। हम अभी बताए थे कि सिर्फ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बगल में नीचे में सिर्फ संयोजकता की वजह से आता है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे 2 बनाए। तो जब हम यहाँ पे 2 बनाए विद्यार्थी लोग, तो हम यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इस 2 के वजह से मैग्नीशियम भी चेंज हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना बन गया, 2, लेकिन हमारा उसी टाइम मैग्नीशियम भी तो 2 बन गया। उसी टाइम हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम भी 2 बन गया। उसी टाइम हमारा सेम टाइम मैग्नीशियम भी कितना बन गया, 2 बन गया। तो अब वापस से इधर आके और मैग्नीशियम को भी कितना बना देना है, 2। तो अब मैग्नीशियम जब इधर बनाए तो और कोई तो चेंजेस हुआ नहीं, और कोई चेंज होता तो हम सोचते। तो अब वापस से इसे यहाँ लिख देंगे, हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया, 2Mg प्लस O2, यह क्या हो गया, 2MgO। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए। तो ये पूरा का पूरा बैलेंसिंग का कंसेप्ट हुआ। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो इसको आप कॉपी पे नोट करते चलिए। दूसरा इक्वेशन जो मैंने पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था, व्हाट कलर चेंज व्हाट। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि हमारे पास क्या था, PbNO3 होल 2 प्लस Ki, ये बनाया था हमारे पास PbI2 प्लस, सॉरी इसको चलो लास्ट में करेंगे, इसमें आपको थोड़ा, अच्छा चलो बता देता हूँ मैं, PbI2 और प्लस था KNO3। कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए। तो एक कंसेप्ट मेरा छूट गया था, जब कभी भी आपको NO3 दिखे, SO4 दिखे, तो इसको अलग अलग नहीं काउंट करना है, इसको पूरा एक यूनिट कंसीडर करना है। SO3 कहीं देखे तो पूरा एक यूनिट कंसीडर करना है। तो एक यूनिट जब हम कंसीडर करें तो इधर देखें NO3 कितना है, 2 टाइम्स, और NO3 इधर कितना है, 1 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2। तो 2 करने से पोटेशियम चेंज हो गया। यहाँ पे जब हम 2 किए तो पोटेशियम चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या बना देंगे, 2। जब यहाँ पे 2 बनाए तो आयोडीन इधर 2 हो गया, और यहाँ पहले से देख रहे हैं कि आयोडीन ऑलरेडी 2 है ही। ठीक है, तो हम जो कंसेप्ट बताए थे कि पहले सिंगल वाले को देखना है, उसमें एक बात और आपको याद रखना है कि NO3 कहीं पे दिख जाए, ठीक है, HCH नहीं, HCO3 दिख जाए, CO3 दिख जाए, SO4 दिख जाए, तो ये सब को एक ही यूनिट कंसीडर करेंगे, यानी कि NO3 इधर 2 टाइम्स
और NO3 इधर 1 टाइम्स। हम मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। फिर से मैं इसको लिखता हूँ। हाँ देखिए, फिर से ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग लिए थे लेड नाइट्रेट यानी कि Pb NO3 का होल 2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये जब रिएक्ट करा था तो बनाया था PbI2 और प्लस KNO3। तो जब कभी भी इस तरह का आ जाए कंबाइंड फॉर्म वाला, तो सबसे पहले NO3 को हम देखेंगे। तो NO3 कितना 2, क्योंकि आगे में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। तो NO3 कितना है 2 टाइम्स, NO3 कितना टाइम्स 2 टाइम, और इधर NO3 कितना टाइम्स 1 टाइम। तो NO3 को पहले इधर 2 बनाए। तो NO3 का 2 बनाने की वजह से इधर पोटेशियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब इधर पोटेशियम चेंज हो गया तो इधर पोटेशियम को क्या बनाए 2। तो इधर पोटेशियम को 2 तो बनाए, तो पोटेशियम को 2 बनाने की वजह से क्या हो गया, आयोडीन चेंज हो गया। तो आयोडीन देखिए इधर कितना हो गया 2, तो इधर आयोडीन पहले से क्या था 2, तो बच गया लेड। तो लेड इधर 1 था, लेड इधर 1 था, बैलेंस हो गया। ओके, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक और लास्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोगों ने लिया था H2SO4 प्लस Zn, और ये जब बना था तो बना था ZnSO4 प्लस H2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, SO4 को चेक करेंगे। तो इसे SO4 1, इधर SO4 1, इधर क्या हाइड्रोजन 2 इधर जिंक और जिंक। तो ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, इसमें कुछ बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आइए पुराने स्लाइड पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए देख रहे हैं, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ये सिखाया था। तो ये आप देखिएगा, ये हम बैलेंस करना सिखा दिए। तो आप क्वेश्चंस कीजिए और आपको फिर समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। तो ये बैलेंसिंग हम लोग देख चुके हैं। अब बैलेंसिंग के बाद सबसे लास्ट में क्या होता है कि इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है, तो जो सॉलिड है इसमें सॉलिड लिख देते हैं, जो लिक्विड है उसमें लिक्विड लिख देते हैं, जो गैस है उसमें क्या करते हैं, गैस लिख देते हैं। ठीक है, जो गैस है उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, गैस लिख देते हैं। और जो एक्वस है उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्वस लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब हम लोग देखिए फिर से देखते हैं इसको। हम लोग अभी पढ़ें कि हमारे पास क्या था, आयरन था, और आयरन को क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटर में रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये रस्ट होगा तो बनाएगा Fe2O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, फिर से मैं इसको लिखता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया। चलिए मैं जो लिखा हुआ उसी पे समझाता हूँ। ये लिखा हुआ, तो आयरन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिखे थे, तो इसके आगे सॉलिड लिख लिए। एक और स्लाइड है हमारे पास, वो ज़्यादा अच्छा है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इक्वेशन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें सॉलिड है तो सॉलिड लिख दिए, इसमें गैसियस है तो गैसियस फॉर्म में लिख दिए, इसमें सॉलिड फॉर्म में लिख दिए, इसमें क्या हुआ, गैसियस फॉर्म में लिख दिए। अब मान लो इसमें कोई प्रेशर देते हैं तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर उसको पानी में सॉल्यूशन होता तो लेक्चर 1 में हम लोग बात किए थे, कोई चीज़ पानी में सॉल्यूशन रहेगा तो उसके आगे क्या लिख देंगे, AQ, उसके आगे क्या लिख देंगे, AQ। और कोई चीज़ मान लो कि पानी में रहेगा तो पानी में क्या होता है, AQ लिखना ही लिखना है। तो अब हम लोग ये बात भी देख लिए कि इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव, कोई भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, अगर ठोस रहेगा तो उसके आगे L लिखेंगे। ठीक है, अगर द्रव रहेगा तो ठोस रहेगा तो उसके आगे S लिखेंगे, द्रव रहेगा तो L लिखेंगे, गैस रहेगा तो G लिखेंगे, अगर पानी में बनाएंगे तो AQ लिखेंगे, और उसमें दाब ताप देंगे तो ताप को उसके तीर पे लिखेंगे, दाब को भी उसके कहाँ पे लिखेंगे, तीर पे लिखेंगे। और उत्प्रेरक रहेगा, उत्प्रेरक के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। उत्प्रेरक को क्या लिखेंगे, इसी को तीर पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए उत्प्रेरक क्या होता है। तो आपके घर में दाल बनता होगा, तो एक बार दाल को बिना नमक डाल के बनाइए और एक बार बिना नमक के बनाइए। तो जो बिना नमक वाला रहेगा वो ज़्यादा टाइम में बनेगा, और जो नमक डाला हुआ रहेगा वो क्या होगा, कम टाइम में बनेगा। वो क्या होगा, कम टाइम में बनेगा। यानी कि नमक डालने से क्या हुआ, नमक डालने से ये हुआ
कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस था यानी कि वो जल्दी से पक गया। तो अभिकारक यही काम करता है, यानी कि उत्प्रेरक का काम होता है कि अभिक्रिया दर को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है। अभिक्रिया दर को क्या करता है, घटा देता है या बढ़ा देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये सारा क्लियर है तो इस रिएक्शंस में हम इतना ही बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये प्रेशर 340 एटीएम के बारे में बात किया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखे और मैं जूम करता हूँ। तो प्रेशर के बारे में देखिए 340 एटीएम यहाँ है ना, ये प्रेशर है यहाँ पे, ऐसा प्रेशर ऐसा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं क्लोरोफिल के बारे में, तो ये ऐसा है। तो जनरली यही सब याद रखना है और कुछ इसमें है नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे। तो ये जहाँ तक अभी हम लोग पढ़े हैं तो वो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चंस है कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसको साफ़ क्यों करते हैं। बालू में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करते हैं हम, ठीक है। तो बताइए बालू में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करते हैं। हाँ, तो बालू में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं। इसमें हम लोग लेक्चर 1 में बात किए थे। किस लेक्चर में बात किए थे, लेक्चर 1 में हम लोग बात किए थे, ठीक है। लेक्चर 1 में क्या बात किए थे कि उस पर क्या होता है, कुछ ऑक्साइड का लेयर जम जाता है तो उसको हटा। चलिए एक स्लाइड हम देख लेते हैं आगे आंसर का ही। तो सबसे पहला है कि हम लोग कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ठीक है, साफ़ क्यों किया जाता है। तो देखो मैग्नीशियम क्या होता है, बहुत ही क्रियाशील धातु है, जैसे सोडियम आदि की तरह। जब उसको खुला में रखा जाता है तो बाहरी सतह पे क्या होता है, ऑक्सीजन की क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, ठीक है। और धीरे धीरे जलता नहीं है लेकिन एक पतला लेयर बन जाता है, ठीक है। जलाना अलग बात हुआ। और सेल्फ रिएक्ट, जैसे कि आप कोई चीज़ घर में रख के छोड़ दीजिए चांदी वगैरह का, तो उस पर काला काला एक लेयर आ जाता है ना। तो जलना अलग चीज़ हुआ। तो ये काला काला किस पे क्या हो जाता है, लेयर आ जाता है। तो ऑक्साइड का क्या होता है, लेयर आ जाता है। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत स्थिर होती है, यानी कि जल्दी जल्दी नहीं है। तो और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम को पुनः प्रतिक्रिया करने से रोकती है, यानी कि जब ये एक बन गया तो अब ये जलाने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो इसी को क्या करते हैं, रेत पेपर द्वारा यानी सैंड पेपर के द्वारा इसको क्या कर दिया था, साफ़ कर दिया जाता है। तो इसके बारे में हम अभी बात कर चुके थे। अब और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या करना है कि ये सबसे पहले जो इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है बर्ड फॉर्म में, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले बर्ड फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करना है किस समीकरण के फॉर्म में, शब्द से समीकरण के तरह क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, H2। इसके बाद क्या दिया हुआ है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना लेगा, HCl। और इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिए अभी हम समझाते हैं। तो हम फिर से एक वाइट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और क्या है, क्लोरीन। ये दोनों मिलके क्या बनाया, HCl। अब इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर 2 क्लोरीन, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये बैलेंस भी हो गया। फर्दर आगे हम चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि हमारे पास, ये मैं लिख के ही बता देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या है, बैरियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहले BaCl2 और फिर क्या, एल्युमिनियम सल्फेट। तो Al2SO4 वाट होल 3। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा BaSO4, है ना, और प्लस AlCl3। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहला बैलेंस करने का जो मैं रूल बताया हूँ फिर से वही होगा कि SO4 इधर 3 टाइम्स और SO4 इधर कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो इसको 3 बनाएंगे। जब 3 बनाए तो यहाँ बैरियम 3 टाइम्स हो गया। तो बैरियम 3 टाइम्स हो गया तो यहाँ बैरियम को 3 टाइम्स करेंगे। जब बैरियम 3 टाइम्स मैंने करा तो क्लोरीन अपने आप 6 टाइम्स हो गया। तो यहाँ 3 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स करेंगे। तो एल्युमिनियम अब 2 टाइम्स हो गया। तो एल्युमिनियम इधर पहले से क्या था, 2 टाइम्स था, ठीक है। तो ये करना है। तो मैं वाइट स्लाइड पे लिख के बताता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास क्या था, क्वेश्चंस जो हमारे पास है वो कुछ ऐसा है
ये नहीं, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूँगा। यस, लुक हियर, दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस यहीं पे मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चंस हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, कि हमको रिएक्शन करवाना है बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम का क्या होता है, वैलेंसी होता है Ba, और इसका वैलेंसी +2, और क्लोरीन का वैलेंसी -1। तो ये क्या बनाएगा, बैरियम क्लोराइड का जो फार्मूला होगा वो BaCl2 का होगा, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी +3 का, और सल्फेट का मतलब SO3 वैलेंसी -2 का। तो ये होगा Al2, सॉरी सल्फेट का मतलब SO4 ना, SO4 होल 3। अब जाहिर सी बात है दोनों रिएक्ट करेगा, तो ये बैरियम इधर का प्लस वाला इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, BaSO4, क्योंकि दोनों का 2 वैलेंसी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बनाएगा वो बनाएगा BaSO4। ये क्या बनाएगा, Ba, ठीक है, और प्लस ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AlCl3, सॉरी ये क्या बनाएगा, AlCl3। अब देखिए यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट बताया था उस पर बात करिए। तो सबसे पहले SO4 को बैलेंस करेंगे। तो SO4 यहाँ पे कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या बना देंगे, 3 टाइम्स। जब SO4 को हम 3 टाइम्स बनाए तो बैरियम भी चेंज हुआ, बैरियम कितना हो गया, 3। तो इस तरफ में बैरियम 1 टाइम्स था तो इसको 3 टाइम्स लिखें। जब बैरियम 3 टाइम्स किए तो क्लोरीन अपने चेंज हो गया, क्लोरीन इधर कितना हो गया, 3 × 2 = 6, और यहाँ पे पहले से हमको 3 क्लोरीन दिख रहा है तो इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 2 करेंगे। जब 2 किए तो एल्युमिनियम 2 हो गया, तो ऑलरेडी एल्युमिनियम 2 यहाँ पहले से लिखा हुआ, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट रिएक्शन से हम लोग बात करते हैं। लास्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, कि व्हेनेवर सोडियम जल के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, जल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सोडियम जल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2O। ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना रहा है, NaOH, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम जो बताए थे वो एक कंसेप्ट की, सबसे पहले सोडियम तो अकेले है तो इसको लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं। तो बच गया क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ अभी क्या है, एक ऑक्सीजन अभी इधर भी क्या है, एक ऑक्सीजन इधर भी है और इधर भी क्या है, एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने का ज़रूरत है नहीं। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 और 1 3, और इधर कितना है, 2। तो 2 और 3 को क्या बना सकते हैं, दोनों को एक नंबर 6 बना सकते हैं LCM वाले हिसाब से। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसको बना रहे थे, हाइड्रोजन को। तो इधर कितना हो गया, 6, और इधर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से है तो इसको 2 बना देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 2, और यहाँ पे 2 बना देते हैं। तो 2 × 2 = 4, और 2 कितना, 6। तो अब इसके वजह से सोडियम चेंज हो गया तो सोडियम को क्या कर देते हैं, 2 बना देते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो अब आगे चलिए और ये आंसर देखिए हमारा, ठीक है। वैसे सोडियम क्लोराइड बना रहा था, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम ये लिखे हैं, ये सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड के साथ लिखा हुआ है, नहीं ये सही है, देखिए। तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं, इसको और कई एक मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हम आपको जैसे मन करे वैसे बना दीजिए, इसमें कोई मतलब नहीं है। हम 6 करके बैलेंस किए थे, जैसे कि देखिए ये भी बैलेंस हो गया। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ और बैलेंस है, तो दोनों सेम ही है। देखिए हम लोग क्या लिखे थे, Na + H2O। तो हम लोग को क्या मिला था, NaOH और प्लस हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन इधर 3 था और अदर हाइड्रोजन 2 था, तो हम दोनों को 6 बना दिए। तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इधर 3 लिखना पड़ेगा, और इधर इसको 2 बनाते हैं और इसको 2 बना, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और 2 6। तो इसके वजह से इधर क्या हो गया, अच्छा। तो उस समय हमारा क्या हुआ था, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ था। ये बात हम लोग भूल गए थे, ये बात हम लोग क्या करे थे, भूल गए थे, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। तो वो थोड़ा उसमें करेक्शन करना पड़ेगा।
तो ये क्या था, सोडियम जब ऐसा किए तो सोडियम 2 हो गया, लेकिन इस केस में ऑक्सीजन इधर 3 है और इस केस में ऑक्सीजन इधर क्या है 2 है। तो ये हमारा बैलेंसिंग क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से बैलेंस करता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स पहले कुछ देख लिए होंगे तो यहाँ पे आके उसको क्या करना है, रिवाइज कर लेना। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम और प्लस क्या है, हाइड्रोजन। तो ये बनाएगा NaOH और प्लस क्या H2। तो आप देखिए इस केस में सबसे पहले क्या करेंगे कि इधर ऑक्सीजन कितना 1 है और इधर कितना 1 है। तो ऐसा करते हैं, इसको भी 2 बनाते हैं और इसको भी क्या बनाते हैं 2। तो इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर भी 2 और इधर भी क्या 2। ऐसा इसलिए हमको करना पड़ा क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था। तो हाइड्रोजन को इधर हम 4 बना रहे थे, तो इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन 4 हो रहा था, यहाँ की 2 पहले से है, 2 इधर है, तो 2 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पे सोडियम क्या कर लेना है 2। तो ये बात क्या करनी है, याद रखना है। ये बात आपको क्या रखना है, याद रखना है। फर्दर हम आगे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 अब हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है। तो फिर 3 भी वही है, तो 3 आप लोग को HW के लिए, तो HW में बनाइए और फिर वापस यहाँ से आप क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अगले जब आएंगे तो हम लोग रिएक्शंस का टाइप बात करेंगे। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि कितना टाइप का रिएक्शंस होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो अगला एक लेक्चर पूरा होगा, वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात होगा, और एक लेक्चर आएगा, यानी कि ये 4 लेक्चर में पूरा का पूरा टॉपिक क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो अगला जो लेक्चर देखिए उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।